Hello bachcho, how are you? Myself Tyler Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ये चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट किया था और हमने कुछ बेसिक बात की थी वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है, वर्क की वैल्यू हमें कब पॉजिटिव मिलती है, वर्क की वैल्यू हमें कब नेगेटिव मिलती है, एंड वर्क किस कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट पे होने वाला वर्क ज़ीरो होगा, उसके बारे में हमने बात की थी। वर्क का हमने ऐसा यूनिट देखा था जो कि वो जूल था, और उसका CGS यूनिट भी हमने देखा था, अर्ग था। जूल और अर्ग के बीच का हमने रिलेशन देखा था, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो भी हमने देखा था। और बच्चों फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, सेम एज ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है। सो वर्क एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा, वर्क का कोई डिरेक्शन होता नहीं है। हमने इतनी बात हमारे प्रीवियस लेक्चर में की थी बच्चों। अब आज का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी आप चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन में आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, पर मुझे ऐसा लगा कि आपको ये फिर से एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है, तो मैं ये लेक्चर लेकर आया हूँ। तो इस लेक्चर में बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 की ही थोड़ी बात करेंगे, बट यहाँ पे हमें जो कांस्टेंट फोर्स से होने वाला जो वर्क है उसमें अगर हमें फोर्स के कुछ कंपोनेंट दिए जाते हैं और डिस्प्लेसमेंट के कुछ कंपोनेंट दिए जाते हैं, तो हमें वर्क कैसे फाइंड करना है, वो वर्क फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे उस फार्मूले में, ध्यान से सुनना, उस फार्मूले में बच्चों हमें चैप्टर नंबर 4 की ज़रूर है। तो उस चैप्टर नंबर 4 का थोड़ा कंसेप्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारी NCERT टेक्स्ट बुक में भी ये वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है उसमें चैप्टर नंबर 4 की कुछ बेसिक बातें की गई है, तो हम यहाँ पे भी कुछ बेसिक बातें करेंगे। किसके बारे में? स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम कोई भी वेक्टर को, ध्यान से सुनना, अगर हम कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सपोज मेरे पास एक वेक्टर A है, अगर मुझे इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी होती है और उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो वेक्टर A है उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी है और कुछ डायरेक्शन भी है। तो अगर हम इसको लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इन x डायरेक्शन। वेक्टर है तो वेक्टर की कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, x डायरेक्शन भी हो सकती है, y डायरेक्शन भी हो सकती है और z डायरेक्शन भी हो सकती है। सो वेक्टर A का x डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है उसको हम ax बोलेंगे, और उसके साथ हमें डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे i कैरेट लिखेंगे। आपने ऑलरेडी लर्न किया है बच्चों ये सब, i कैरेट, j कैरेट, k कैरेट, बट यहाँ पे हम थोड़ा सीख लेते हैं। वेक्टर A का x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है ax जितना, x डायरेक्शन में है तो इसके लिए हमें यहाँ पे i कैरेट लिखना पड़ेगा। i कैरेट क्या है उसकी भी बात करेंगे, प्लस ay j कैरेट प्लस az k कैरेट, where I caret, j caret and k caret are unit vectors. What is I, j and k caret? I caret, j caret and k caret are unit vectors. Okay, तो यूनिट वेक्टर सबसे पहले हम किसको बोलते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। अगर किसी वेक्टर का
मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और वो कोई भी डायरेक्शन में, आर्बिट्ररी डायरेक्शन में हो सकता है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। व्हाट इज द नीड टू डिफाइन यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? तो यूनिट वेक्टर बच्चों हमें कोई वेक्टर का डायरेक्शन देता है। सो टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन हमने क्या किया? यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया। तो अब यहां पे देखना, आई कैरेट इज द यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में हम जो यूनिट वेक्टर लिखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आई कैरेट। जे कैरेट इज यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन एंड के कैरेट इज यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैरेट से। सेम एज कि जे कैरेट इज अ यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन एंड के कैरेट इज यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। अब बच्चों मैं यहाँ पे कैरेट बोल रहा हूँ, आपको चैप्टर नंबर 4 में अगर इसको कैप बोलते हैं ऐसा की कहा गया है तो आप कैप बोलिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम आई कैप भी बोल सकते हैं, आई कैरेट भी बोल सकते हैं, आई हेड भी बोल सकते हैं। ओके, एज पर योर कन्वीनियंस, आपको जो अच्छा लगे वो आपको बोलना है। तो अब देखो हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं। वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट। बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा कि वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट को ज़्यादा डिटेल्स में देखने के लिए ये दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी की हम यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। और स्केलर प्रोडक्ट को हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में लिखा था, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और अगर हम कोई अच्छी सी रेफरेंस बुक्स का यूज़ करें तो हम इसको इनर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ओके, चलो अब ध्यान से सुनना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग वेक्टर ए, हम इसको अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट। डॉट, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे हम डॉट लिखेंगे इन ब्रैकेट बी, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट। ओके, अब ध्यान से सुनना बच्चों। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और चैप्टर नंबर 6 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बच्चों ध्यान से सुनना, अब हम अगर सिंपल वे में इसको सॉल्व करें तो हमारा मैथमेटिक्स हमें क्या कहता है, ये जो ए एक्स आई कैरेट है उसकी डॉट प्रोडक्ट हमें सबसे पहले इसके साथ लेनी पड़ेगी, फिर इसके साथ लेनी पड़ेगी, फिर इसके साथ लेनी पड़ेगी। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिक से चलते हैं, फिर आपको मैं एक शॉर्टकट दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ए एक्स आई कैरेट डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ये वाले के साथ, पूरे ब्रैकेट के साथ। सो बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस
बी जेड के कैरेट। ओके बच्चों, अब ध्यान से सुनना। अब किसकी बारी? ए वाई की। तो यहाँ पे जो साइन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस ए वाई जे कैरेट डॉट, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना, अब पूरा ब्रैकेट, सो बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जी कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट। ओके चलो, अब बारी है ए जेड की। प्लस, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस ए जेड के कैरेट डॉट ब्रैकेट, ये वाला पूरा ब्रैकेट, बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट। ओके बच्चों, चलो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स आई कैरेट। अब पूरे ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी ले लेते हैं, सो बी एक्स आई कैरेट प्लस, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस ए एक्स आई कैरेट, ए एक्स आई कैरेट डॉट बी वाई जे कैरेट प्लस ए एक्स आई कैरेट डॉट बी जेड के कैरेट। यहाँ पे प्लस की साइन है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस ए वाई की बात है, अब ए वाई जे कैरेट डॉट फर्स्ट टर्म बी एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट डॉट बी वाई जे कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट डॉट बी जेड के कैरेट। ओके चलो, अब लास्ट एंड फाइनल, प्लस ए जेड के कैरेट डॉट फर्स्ट टर्म बी एक्स आई कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट डॉट बी वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट डॉट बी जेड के कैरेट। ओके बच्चों, तो हमने इसको क्या किया? सिंप्लीफाई कर लिया। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमें आई डॉट आई कैरेट दिख रहा है। अब बच्चों इसके लिए हम एक ब्रह्मास्त्र आपको देंगे, ये उस ब्रह्मास्त्र को आपको याद रखना है। थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। अगर बच्चों आई डॉट आई हमें मिले, आई डॉट आई, तो हमने बात की थी कि अगर हमें दो वेक्टर के बीच का डॉट रिमूव करना है तो हम क्या लिखेंगे? मॉड्यूलस ऑफ आई कैरेट इंटू मॉड्यूलस ऑफ आई कैरेट इंटू कॉस थीटा। हमने देखा था ना हमारे प्रीवियस लेक्चर में, क्या देखा था हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में? फिर से बात कर लेते हैं उसकी। हमने ऐसा देखा था ना बच्चों, वर्क इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट एस, और हमने यहाँ से डॉट प्रोडक्ट को रिमूव किया था तो हमने लिखा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, बट थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही बच्चों हम यहाँ पे अगर आई का आई से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम यहाँ से लिखेंगे वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, आई का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को हम किस में लिखते हैं? मॉड्यूलस में लिखते हैं। फिर से आई का मैग्नीट्यूड, सो हम क्या लिखेंगे? मॉड्यूलस में लिखेंगे।
into cos theta, where cos theta is the angle between I caret and I caret. अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमने इस I कैरेट को क्या बोला? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हम किसको बोलते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 1 है। सो हम यहाँ से लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई इसका मैग्नीट्यूड वो भी 1 है, मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना, I कैरेट इज यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन। यहाँ पे जो I कैरेट है वो भी यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन है। सो बोथ आर इन x डायरेक्शन मीन्स बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और बच्चों अगर दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है तो दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म होगा? 0 डिग्री। अगर एंटी पैरेलल होंगे तो 180 डिग्री जितना एंगल बनेगा दोनों के बीच में। बट यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, बोथ यूनिट वेक्टर्स इज 0। सो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल कितना फॉर्म होता है? 0 डिग्री। बच्चों मैं जो बात कर रहा हूँ उसको फील करो। I कैरेट इज अ यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन। ये सेकंड वाला जो यूनिट वेक्टर है वो भी x डायरेक्शन में है। सो दोनों यूनिट वेक्टर्स है वो किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में है। तो दोनों यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना फॉर्म होगा? तो पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चों एंगल फॉर्म करने के लिए दो लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे तो इंटरसेक्ट होगी ही नहीं, तो यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म होगा? 0 डिग्री। एंड अब बच्चों ध्यान में रखना, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सो हम यहाँ से लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई cos 0 इज इक्वल टू 1। सो हमें यहाँ से वैल्यू मिली, ध्यान से सुनना, हमें यहाँ से मिला I डॉट I इज इक्वल टू 1। हमें क्या वैल्यू मिली? I डॉट I इज इक्वल टू 1। ओके, सेम फॉर J डॉट J कैरेट डॉट J कैरेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ J कैरेट इंटू मॉड्यूलस ऑफ J कैरेट इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों J कैरेट इज अ यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस। J वेक्टर और J वेक्टर बोथ आर इन y डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। सो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से हम लिख देंगे J डॉट J इज इक्वल टू 1। J डॉट J भी क्या होगा बच्चों? 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं Z वाली की, यहाँ पे लिख लेंगे। सो Z कैरेट, सॉरी नॉट Z कैरेट, इट्स K कैरेट, K कैरेट डॉट K कैरेट इज इक्वल टू, चलो K कैरेट का मैग्नीट्यूड ऑफ K कैरेट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ K कैरेट इंटू cos थीटा, where theta is angle between both unit vectors. K caret is a unit vector in z direction, so यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई cos, एंगल कितना फॉर्म होगा? 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं K कैरेट डॉट K कैरेट इज इक्वल टू 1। बच्चों हमने 3, आप ऑलरेडी ये लर्न कर चुके हो, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए फिर से चला रहा हूँ, हमें इस पे से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। वो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, वो इसके बेस पे ही है। तो हम इसको सबसे पहले, हाँ हमारी 15 मिनट जाएगी, लेकिन हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो वो न्यूमेरिकल हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ से 3 इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकाले। I
डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे i डॉट आई इज इक्वल टू 1, सो i डॉट आई इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, तो j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1, सो k डॉट k इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे जितना i डॉट i है उतना ही मैग्नीट्यूड j डॉट j का है, उतना ही मैग्नीट्यूड k डॉट k का है, और सभी का मैग्नीट्यूड 1 है। सो हमने यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकाला, i डॉट i इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। अब बच्चों हमने यहाँ पे जो स्केलर प्रोडक्ट ली ना, वो दो सेम यूनिट वेक्टर्स के बीच में ली। अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बीच में अगर इसकी स्केलर प्रोडक्ट ले ले तो क्या रिजल्ट मिलेगा, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, और हम इस सभी वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे, चलो अब बात करते हैं i डॉट जे की। किसकी बात करते हैं? i डॉट जे की। सबसे पहले i का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। j का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1 है, इनटू कॉस थीटा। चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना, i is the unit vector in x direction and j caret is unit vector in y direction. So x and y are mutually perpendicular to each other. So angle between I and j is 0. Sorry, not 0, is perpendicular. That means angle between I and j caret, I caret and j caret is 90 degree. So यहाँ से हम लिखेंगे I dot j is equal to cos 0 is equal to 1, cos 0 is equal to 1, cos 90 होगा 0 एंड cos 180 होगा -1, cos 270 होगा फिर से 0 और cos 360 फिर से 1 हो जाएगा। सो cos 90 is equal to 0। सो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला। अगर हम दो सेम यूनिट वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तब ही हमें वैल्यू कितनी मिलती है? 1 मिलती है। और अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो हमें वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर से देख लेते हैं, हमने i डॉट जे किया। अगर हम j डॉट आई करें, अगर हम क्या करें? j डॉट आई करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? j का मैग्नीट्यूड 1, i का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। फिर से i और j के बीच में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो j और i में भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। सो हम यहाँ पे लिखेंगे cos 90 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं j डॉट आई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा रिजल्ट। ओके, चलो अब बात करते हैं j डॉट k की। j डॉट k यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन j है तो उसका मैग्नीट्यूड 1, k कैरेट का भी 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख लेंगे बच्चों, यहाँ से हम j डॉट k इज इक्वल टू 0। सो k डॉट j भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो j डॉट k इज इक्वल टू 0 एंड k डॉट j ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं बच्चों k डॉट i की। k डॉट i इज इक्वल टू
के का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा कॉस 90 एक्स, देखो बच्चों यहाँ पे एक्स वाई जेड, अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन, देखो यहाँ पे अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन कंसिडर करें तो ये हमारी वाई डायरेक्शन होगी, तो आपकी तरफ टुवर्ड्स यू ये जो हमारी फिंगर है वो क्या होगी, जेड डायरेक्शन होगी, इस प्लेन से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी ये वाली। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स वाई एंड जेड 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सो यहाँ से हम लिखेंगे के डॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट के इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों हमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिले। ओके, फिर से एक बार, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट आई ऑल्सो इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट जे इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0, आई डॉट के इज इक्वल टू 0। अगर हम दो सेम यूनिट वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तब ही हमें उसकी वैल्यू 1 मिलेगी, अदरवाइज हमें क्या मिलेगी, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो हमें वैल्यू 0 मिलेगी। ओके, चलो बच्चों अब हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो अब ध्यान से सुनना, यहां से देखना a डॉट बी, तो हम यहां से फिर से लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ए एक्स आई कैरेट। सो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स इंटू बी एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई। सो ए एक्स बी वाई और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे आई डॉट जे। आप यहाँ से देख सकते हो हम क्या लिखेंगे आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड, ब्रैकेट में हम लिखेंगे आई डॉट के प्लस अब ये वाला ए वाई बी एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे हम जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई, ब्रैकेट में हम लिखेंगे जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड, ब्रैकेट में हम लिखेंगे जे डॉट के प्लस थर्ड वाली टर्म ए जेड बी एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे के कैरेट डॉट आई कैरेट। सो के डॉट आई कैरेट प्लस ए जेड बी
बी वाई सेकेंड ब्रैकेट के कैरेट डॉट जे कैरेट प्लस ए जेड बी जेड के कैरेट डॉट के कैरेट। अब बच्चों हमने यहाँ से इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने निकाले, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट आई इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट जे ऑल्सो इज इक्वल टू 0, आई डॉट के इज इक्वल टू 0 एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आई डॉट आई है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे आई डॉट जे की वैल्यू 0, यहाँ पे आई डॉट के की वैल्यू 0, यहाँ से जे डॉट आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे जे डॉट जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे जे डॉट के की वैल्यू फिर से 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे के डॉट जे इज इक्वल टू 0 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर इसकी 0 हो गई तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये वाली भी तम नेग्लेक्ट हो जाएगी। सो वी कैन राइट a dot b is equal to ax bx प्लस, ध्यान से सुनना, प्लस ये वाली निकल गई, ये वाली भी निकल गई, ये वाली भी निकल गई, ये वाली a y b y प्लस ये वाली 0 हो गई, ये वाली भी 0, ये वाली भी 0, ये वाली a z b z। ओके, सो हमें यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या मिला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके बच्चों, एक दूसरा रिजल्ट ध्यान से सुनना, अगर हम ए डॉट बी की बात करें, ध्यान से सुनना, अगर हम ए डॉट बी की बात करें तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड को हम ए लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड तो हम इसको b लिखेंगे, और जब हम डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तब दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसका हम कॉस लेते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हमें a के x y z कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, वही b वेक्टर के भी x y z कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और हमें अगर उन दोनों के बीच में फॉर्म होने वाला एंगल फाइंड करना है तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके कैसे फाइंड कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। सो यहाँ से हमें एंगल फाइंड करना है, सो हम यहाँ से cos थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b, और वी कैन राइट a इंटू b। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और करके cos थीटा इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, वेक्टर a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला ax i कैरेट प्लस ay j कैरेट प्लस az k कैरेट डॉट b की बात करते हैं, bx i कैरेट प्लस by j कैरेट प्लस bz k कैरेट। ओके, डिवाइडेड बाय ए बी। ओके, अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो बच्चों ध्यान से सुनना, स्क्वायर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी की बात करते हैं, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर।
बच्चों अगर हमें वेक्टर ए दिया गया है, तो अगर वेक्टर ए का हमें कंपोनेंट फॉर्म में है ax i प्लस ay j प्लस az k, तो बच्चों इसको हम अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। तो ऐसे हमें बच्चों क्या मिल जाएगा, उन दोनों के बीच में फॉर्म होने वाला एंगल मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये बात आज समझ में आई होगी। टेक अ स्क्रीनशॉट।